अच्छा, मैंने एक नया फ़ोल्डर बना लिया जावास्क्रिप्ट के नाम से और हम जावास्क्रिप्ट आज स्टार्ट करेंगे इसी फ़ोल्डर के साथ। और मैं इस ब्लैंक फ़ोल्डर को एज़ यूजुअल जैसे हम करते होते हैं वीएस कोड के साथ ओपन राइट क्लिक करके ओपन कर लिया एंड आई केम अप विद अ सिंपल फ़ोल्डर ओपन विद नथिंग इनसाइड इट। तो मैंने ये स्टार्टअप स्क्रीन को बंद कर दिया, आई डोंट वांट टू सी इट और यहाँ पे आके मैंने एक index.html बना ली फाइल। अच्छा, नॉर्मली जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना स्टाइल होता है एग्जीक्यूट होने का, कंपाइल होने का। कुछ कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं। तो हम उस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी मिसाल जस्ट समझने के लिए कि जैसे सी प्लस प्लस या बाकी लैंग्वेजेस है ना, उनके लिए आपको एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जब हम कोड लिखते हैं तो उस कोड को कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल का मतलब ये है कि कंपाइलर रन टाइम पे सारी उसकी सिंटैक्स वगैरह और पॉसिबल एरर्स या बग्स वगैरह चेक करता है। तो अगर वो बग्स वगैरह आ जाएं तो वो कंपाइल टाइम पे उसे एरर देता है जी कि पहले इसको फिक्स करें तो फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो वो जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उसको बेसिकली कंपाइलर कहते हैं। यानी हमारे यहाँ हमारे लिए सिंपलिसिटी क्रिएट करने के लिए डेवलपर्स ने या वेंडर्स ने क्या किया हुआ है, एक आईडीईज, बहुत सारी आईडीईज दी हुई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अब हमें वो कंपाइलर अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो आईडीई के साथ ही बिल्ट इन कंपाइलर आता है जिससे वो हमें कंपाइल करके वो सारा काम दे देता है। बट वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द कंपाइलर। जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी ये है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि 1995 या 94 में जावास्क्रिप्ट को सिर्फ 10 दिनों में एक बंदे ने लिखा था। इस लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज को 10 दिनों में बनाया था। और उस वक्त तकरीबन इस लैंग्वेज पे बहुत सारे मजाक भी बने, यार ये लैंग्वेज है, मतलब उन्होंने सिर्फ एक खास मकसद के लिए इसे बनाया। लेकिन इसकी यूजेबिलिटी और इसकी जो यूं कह लें कि यूजेज था, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होती गई। तो उस वक्त मेरे ख्याल में नेटस्केप या सफारी, जो लोग उस वक्त यूज करते थे कंप्यूटर उनको पता होगा, मेरी तो बला जाने बट एज हिस्ट्री सेज कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई क्यों गई थी और मकसद इसका क्या था कि उस वक्त जो वेब पेजेस बनते थे, क्योंकि इंटरनेट भी नया नया था, सब कुछ इवॉल्व भी हो रहा था अभी, तो वेब पेज पे सिर्फ इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशनल लेयर थी। मतलब आपने सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट की, यू यू वुड बी जस्ट एबल टू रीड दैट इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, दैट वाज इट। कि किसी बंदे ने वेबसाइट पे जैसे आर्टिकल पोस्ट कर दिया तो दूसरे जितने बंदों को वो शेयर करता था या जितने बंदों तक वो एक्सेस पहुंची थी वो उस आर्टिकल को रीड कर सकते थे। नो इंटरेक्टिविटी, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेबसाइट, नथिंग एल्स। तो ये जो चीज जावास्क्रिप्ट बनी थी वो इस काम के लिए बनी थी कि आपके वेब पेज पे इंटरेक्टिविटी आ जाए। इंटरेक्टिविटी से मुराद ये देखिएगा, अभी जो मैं जो दो तीन एग्जांपल्स दूंगा आपको। मैंने ये इस बटन पे क्लिक किया, या यूं समझिए कि अभी क्लिक भी नहीं किया, मैं जो ही इसके ऊपर आया हावर किया तो इसने नीचे टूल टिप शो कर दी। कैन यू सी दिस? अच्छा, इस टूल टिप के अलावा ये तो बेसिक सा फीचर है। अब तो ये खैर इतनी सीएसएस भी पावरफुल हो गई है कि ये काम सीएस, छोटे मोटे काम सीएसएस में भी हो सकते हैं। बहरहाल अगर मैं इस पे क्लिक करूं, कैन यू सी दिस? दिस वेब पेज रिस्पॉन्डेड मी। मेरे क्लिक को उसने क्या किया है? रिस्पॉन्स किया है। तो इसका मतलब मेरी वेबसाइट में क्या आ गई है? इंटरेक्टिविटी आ गई है। आई कैन इंटरेक्ट विद द पेज। यानी प्रीवियसली क्या होता था, न्यूज़पेपर की तरह, अखबार की तरह आपके सामने एक आर्टिकल लिखा आता है, यू कैन ओनली रीड दैट आर्टिकल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। सॉरी, हाँ यस, इस क्लिक पे कोई मतलब एक्शन लगा हुआ है ना, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट करता क्या बेसिकली, या व्हाट जावास्क्रिप्ट इज फॉर एक्चुअली। तो जब प्रीवियसली होता था कि आप सिर्फ मतलब यू वुड बी एबल टू ओनली प्रेजेंट सम कंटेंट ऑन द वेब पेज, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाता था। तो अब अगर लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करूं तो और इसने क्या किया, मुझे एक रिस्पांस दिया, इंटरेक्ट किया मैंने। इस पे क्लिक करूं इसी तरह, दिस इज दिस इज समथिंग। फिर मैं इसको क्लिक करता हूं, दिस इज क्लोज्ड। फिर इसमें पे क्लिक करता हूं तो ये कोई और, खैर ये तो मेरे ख्याल में एंकर टैग है, या ये डायलॉग बॉक्स या पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये आ गया। सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, आप अज्यूम करें कि एक एक ऐसी चीज जिसमें सिर्फ आप जिसको देख के रीड कर सकते हैं और फिर आपको ऐसा पता लग जाए कि यार यार एक ऐसा तरीका पता लग जाए कि जिससे आप उसके साथ इंटरेक्ट करें। तो पहले क्या होता था, जब ये जावास्क्रिप्ट नहीं थी तो वन वे कम्युनिकेशन होती थी कि वो आपका तक सिर्फ कंटेंट डिलीवर करता था। अब क्या हो गया, अब आप उसको इनपुट दे रहे हैं तो अब इट्स काइंड ऑफ इट बिकेम अ टू वे कम्युनिकेशन। तो ये जो और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बैकएंड की लैंग्वेजेस तो शायद थी उस वक्त कि आपने बैकएंड लिखा और फिर फ्रंट एंड लिखा और बैकएंड फ्रंट एंड को कनेक्ट किया। लेकिन ये पहली दफा हुआ था कि वेब ब्राउजर में आप कंटेंट शेयर करें और यूजर या क्लाइंट जो उस कंटेंट को यूज कर रहा है या देख रहा है वो उसके साथ क्या कर सके,
इंटरेक्ट भी कर सके। तो ये बेसिकली इंटरेक्टिविटी थी, जिसको ऐड करने के लिए उन्होंने क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसी लैंग्वेज, ऐसा प्रोग्राम जो आपके ब्राउजर के अंदर ही चलता है, उसके लिए सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट नहीं जाती। अब अज्यूम करें, इसका क्या मतलब हुआ, ये कंफ्यूज ना हो जाएंगे, सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होता है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होता है। अब अज्यूम करें सर कि एक बहुत बड़ी है इंटरेक्टिव वेबसाइट जिसके ऊपर बहुत सारे क्लिक्स होने हैं। अगर मैं हर क्लिक पे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ जाए तो ये तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। कि आपने पॉपअप ओपन करना है, आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें, आपने दूसरा पॉपअप ओपन करना है, आप फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें, आपने इसे क्लोज करना है, आप फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें, आपने कुछ और कुछ भी करना है तो आप इस पे करें, फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें, इस पे क्लिक करें, फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजें। इट्स काइंड ऑफ अ मैस कि आप सर्वर पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? नेटवर्क बैंडविड्थ बहुत लगती है, सर्वर के रिसोर्सेज बहुत, जाहिर है हर रिक्वेस्ट सर्वर रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज होती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ती है। तो हर रिक्वेस्ट को हम सर्वर पे नहीं भेज सकते। तो डिसाइड ये हुआ, जावास्क्रिप्ट वाले ने कहा जी कि हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कैलकुलेशंस अपने ब्राउज, क्योंकि देखें सर्वर को सिर्फ आप यूज नहीं कर रहे। अगर मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट दुनिया में 1000 लोग यूज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक क्लिक करें, हर बंदा एक एक दफा क्लिक करे, तो सर्वर को कितने क्लिक्स हैंडल करने पड़े, कितनी रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ेगी? 1000 रिक्वेस्ट हैंडल करनी पड़ेगी। इसको स्केल अप करके देख लें, 10,000 लोग एक एक क्लिक करें, और एक एक क्लिक तो नहीं होता, मैंने अपना 10 सेकंड में 20 क्लिक कर दिए, तो सर्वर उसका। लेकिन अब किसी भी प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन को क्लाइंट साइड पे मूव करने का मतलब ये है कि अगर 1000 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर पे कोई लोड नहीं है, 1000 की 1000 रिक्वेस्ट कहां हैंडल हो रही है? उनके अपने अपने मशीन में हो रही है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एंड अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट। इसकी बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशंस भी हैं, मैंने आपको बिल्कुल लेमैन वाली डेफिनेशन बताई है, सादा तरीन डेफिनेशन बताई है कि व्हाई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इज सेपरेट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट इज सेपरेट। ये बात समझ आ गई है? तो अब ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, इट इज कॉल्ड अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में which is used to add interactivity to the page. JavaScript is a client-side scripting language that is mostly used to add interactivity to the page. ये 2010 या 11 तक सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल होती थी, टू ऐड इंटरेक्टिविटी ऑन द वेब पेज या वेब ब्राउजर। 2012 में एक सॉफ्टवेयर या एक टूल बनाया उन्होंने, Node.js, और उसके बाद 2012 से लेके अब तक जावास्क्रिप्ट को इतना बूस्ट इसलिए मिला, दुनिया में टॉप 2 लैंग्वेजेस में है जावास्क्रिप्ट। पाइथन और जावास्क्रिप्ट बड़ा हैवी कंपटीशन है इनका। तो ये यानी टॉप 2 लैंग्वेजेस में जावास्क्रिप्ट का नाम इस वजह से है, 2012 के बाद, नोड के अराइवल के बाद, अब ये फैसिलिटी है कि इसी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके आप बैकएंड भी लिख सकते हैं और इसी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके आप फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं। बट उससे पहले जावास्क्रिप्ट का प्राइमरीली पर्पस क्या था? इट वुड रन इन द इनसाइड द ब्राउजर एंड इट वुड ऐड इंटरेक्टिविटी टू द पेज, दैट्स इट। अब यहां से हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। ये देखें सारा कुछ क्लाइंट साइड पे हो रहा है, नो सर्वर साइड इन्वॉल्व्ड। ये सारे क्लिक्स हो रहे हैं इन सारों पे, ये जो कुछ भी, तो मे भी कोई एपीआई की रिक्वेस्ट भी जाए इसमें, लेकिन मोस्टली ज्यादा हम क्लाइंट। तो ये बेसिकली, अब अगर इस वेबसाइट पे देखें, इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्टिविटी स्टे इन द कॉल, शायद ज्वाइन नहीं किया आपने, वो ये कॉल लीव हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो नॉर्मली फिर रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगी ना हमें। फ्रॉम वेयर शुड आई कॉपी द लिंक, एक तो अच्छा ये है यहाँ पे, कॉपी द लिंक इन्फो, और इसको हम व्हाट्सएप। तो बेसिकली ये प्राइमरी पर्पस है जावास्क्रिप्ट का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली जावास्क्रिप्ट को। ये उसका प्री इंट्रोडक्शन था कि जी व्हाई जावास्क्रिप्ट, व्हाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। यही है ना हमारा वेब वीकेंड। आगे इसी तरह ये देखें, दिस इज अगेन काइंड ऑफ इंटरेक्टिविटी, नो रिक्वेस्ट इज गोइंग टू द सर्वर। ये जितने भी हम क्लिक्स वगैरह करते हैं फ्रंट एंड पे अपनी फीचर्स को हैंडल करते हैं, दैट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो लेट्स सी, इसका मतलब है ये बात तय हो चुकी, और वो हम डिसाइड कर लिया जी कि जावास्क्रिप्ट रन्स इनसाइड द ब्राउजर।
ये टॉप पे स्पीकर का ऑप्शन होगा एक। यस, इसको बंद कर दो। तो एक बात तो तय तय हो गई और हमने डिसाइड कर लिया कि जावास्क्रिप्ट रन्स इनसाइड द ब्राउजर। ये ब्राउजर में रन होगी। और आपको पता है कि ब्राउजर में कोई चीज चलाने के लिए आपको HTML की जरूरत पड़ती है, क्योंकि HTML ही वो डिफॉल्ट फाइल है जो किस में खुलती है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में खुलती है। तो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू राइट जावास्क्रिप्ट वी नीड HTML पेज या HTML फाइल। तो यहां पे मैं एज इट इज करूंगा, जैसे मैं अपना बेयर मिनिमल सेटअप दिया HTML, और इसके अंदर मैंने, जैसे आपने देखा होगा कि हम जब भी CSS लिखते हैं तो हम कोई भी स्टाइल का टैग लिखें और इसके अंदर स्टाइल के टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमेशा CSS लिखते हैं। ठीक, तो बाद में हमने क्या किया था कि हम स्टाइल के टैग को सेपरेट हेडर में लिख गए थे, सेपरेट फाइल बनाई थी CSS की, और उसमें जो कुछ भी लिखते थे वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग चाहिए, सिंपल इज दैट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। एनीथिंग दैट वी विल राइट इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग वुड बी कंसिडर्ड एज जावास्क्रिप्ट। और ये हमारा पहला जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम वैसे भी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें वोकैबुलरी बहुत सारी सीखनी पड़ती है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीखते हैं तो बहुत सारी चीजें पहले से डिफाइंड होती हैं, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइंड होते हैं, और इसकी काफी सारी कीवर्ड जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं। तो नॉर्मली जो टेस्ट करने के लिए, मैं सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में कैसे चलती है, मैंने एक फंक्शन लिखा है अलर्ट। फॉर नाउ यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि जी अलर्ट क्या है, सिर्फ आप ये अलर्ट लिखें, ये वैलिड स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट की, और मैंने लिखा जी हेलो टेस्ट। मैंने ये बोला है कि जो कुछ भी हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर, वो क्या कंसिडर होगा, जावास्क्रिप्ट कंसिडर होगा। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अलर्ट लिखा और उसके अंदर हेलो टेस्ट लिख दिया और वापस मैं गया इस वेब पेज को रन किया, तो इसने मुझे कहा जी कि हेलो टेस्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने पहला जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली लिख लिया। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ ओके, तो काइंड ऑफ छोटी सी इंटरेक्टिविटी तो आई गई। नहीं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि अलर्ट क्या है। अभी मैंने आपको ना परेशान नहीं होना कि अलर्ट क्या बोला है, जस्ट मुझे कहीं से स्टार्ट लेना है। तो अलर्ट यूं समझें कि इज अ बिल्ट इन फंक्शन। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं, अलर्ट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। अब आप कहेंगे फंक्शन क्या होता है और बिल्ट इन क्या होता है, तो मैं फिर नहीं जवाब दे पाऊंगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द फंक्शन। सो फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आ जाएगा बीच में। फंक्शन इज काइंड ऑफ, अगर आप समझना चाहते हैं ना बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स में, बेसिक टर्म्स में, तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन। इट टेक्स एन इनपुट and it gives you some output. That's all it. So this alert is a machine. I'm giving you I'm giving it an input which is hello test, and it is going to give me an output which is hello test in the form of a dialog box. आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा जब कोई एरर आता है तो आपको इसी तरह का अलर्ट मिलता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो इसी तरह का अलर्ट मिलता है, जब कहीं आपको कोई वार्निंग मिलती है तो इसी तरह का अलर्ट मिलता है। दिस इज काइंड ऑफ alert, which is a dialog box that is used to present some information, some warning, some error। इस तरह के जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे अलर्ट बॉक्सेस या डायलॉग बॉक्सेस अवेलेबल है। मैं इसको यहां कंफर्म कर देता हूं। अब देखिएगा, आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उस पे एक बटन था, इस पे दो बटन आ गए। डिड यू ऑब्जर्व दैट? तो कंफर्म इज अनदर डायलॉग बॉक्स। जैसे अगर आप लेट सपोज किसी चीज को डिलीट करना चाहें, तो डिलीट करते हुए आप ये पूछते हैं ना, आर यू श्योर टू डिलीट। तो अब आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि अलर्ट किस लिए होता था, सिर्फ टू प्रेजेंट एन, यानी एरर। वहां यूजर से चॉइस नहीं पूछनी थी हाँ या ना, आपने दे दिया जो एरर आ गया बस ओके। या यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी है, फला इवेंट कल 10 बजे है जी, ठीक है जी ओके। लेकिन जब यूजर से चॉइस पूछनी हो, यस या नो की, यूजर को अगर कोई एरर मैसेज वार्निंग वगैरह देनी हो या इन्फॉर्मेशन देनी हो तो अलर्ट, यूजर से अगर चॉइस पूछनी हो यस या नो की तो कंफर्म। तो इस कंफर्म में दो बटन है, ओके पे क्लिक करेंगे तो यस कंसिडर होगा, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो नो कंसिडर होगा। और आपको पता है बुलियन वैल्यू 0 1 में भी कंसिडर होती है, ट्रू फॉल्स में भी कंसिडर होती है, यस नो भी। तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रू। ओके पे क्लिक करेंगे तो ट्रू, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स। इसी तरह कपल ऑफ डायलॉग बॉक्सेस हैं
हम देख ही लेते हैं अगर बात छेड़ी गई है तो। एक और है प्रॉम्प्ट। अच्छा, prompt is another third kind of a dialog box that will prompt the user to enter something। अगर आप यूजर से कोई एंटर इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। और इस प्रॉम्प्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, कोई स्ट्रिंग भी एंटर कर सकता हूँ, कोई नंबर भी एंटर कर सकता हूँ, और इसे ओके कर दूं या कैंसिल कर दूं। आगे क्या होगा अभी हमने कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ इतना ही कहा है कि यूजर से इनपुट लो। तो प्रॉम्प्ट इज अनदर थर्ड डायलॉग बॉक्स। ये मोस्ट यूज्ड कॉमनली यूज के सिनेरियोज हैं। या आप अलर्ट, किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वार्निंग देते हैं वेब पेज पे, या किसी से आप कोई इनपुट लेते हैं, या किसी से आप कोई चॉइस पूछते हैं, यस या नो या एटसेट्रा। सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग। मुझे 1 मिनट देंगे जरा, मैं सॉरी आपको। तो चले जी। तो ये 3 चीजें। अच्छा, ये जो 3 चीजें ना, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं मारी। हमने एक पहले से प्री बिल्ट इन चीज उठाई और उसको इस्तेमाल किया, और हमने अपने मकसद या अपना जो पर्पस था उसको अचीव कर लिया। तो ये बेसिकली कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से उस लैंग्वेज का हिस्सा है। हम उन फंक्शंस को कॉल करके अपनी फंक्शनलिटी को अचीव करते हैं। खैर, अभी हम बिल्ट इन फंक्शंस को समझ नहीं पाएंगे, ना ही हम उसको ज्यादा समझने पे गौर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट कि जी जावास्क्रिप्ट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स अस अचीव इंटरएक्टिविटी, और व्हिच हेल्प्स अस ऐड इंटरएक्टिविटी टू द पेज सो दैट वी कैन क्लिक। अभी हम ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ एक बटन बनाऊं, उस बटन यानी पेज रिफ्रेश पे नहीं, बटन पे क्लिक करूं तो ये पॉपअप बॉक्स है, डिलीट का बटन, और डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो पूछते हैं शो यू। तो वो एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज का फीचर है, हम इसी में आगे चल के पढ़ेंगे। बट एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड फॉर समथिंग। ये समझ आ गई सर आप सबको बात? मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और मजीद कुछ बेसिक्स क्लियर करके वापस इसी पे आता हूँ। तो इस पे कमेंट करने के लिए कंट्रोल वही क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो इस पे कमेंट का ये स्टाइल होता है कि आप किसी भी लाइन के शुरू में 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश करें तो वो कमेंट हो जाती है। और कमेंट आपको पता है जैसे HTML में था, नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होती है जस्ट टू एनहांस द रीडेबिलिटी, अगर आप किसी फीचर को पर्टिकुलरली
नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जैसे स्टाइल है वैसे ही स्क्रिप्ट के टैग को पूरे पेज पे जिधर मर्जी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेड के अंदर लिख दें, बॉडी के अंदर लिख दें, बॉडी के स्टार्ट में लिख दें, बॉडी के एंड में लिख दें, लेकिन नॉर्मली प्रेफरेबल ये है कि स्क्रिप्ट टैग शुड ऑलवेज बी एट द एंड ऑफ द पेज जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। यानी बाकी जब सब कुछ खत्म हो जाए तब स्क्रिप्ट का टैग लिखे। उसकी एक रीजन है, रीजन थोड़ी देर में या थोड़े अरसे में बताऊंगा, अभी नहीं, तकरीबन महीने एक बाद बताऊंगा। यस, यानी सब पूरा वेब पेज जहां एंड हो जाए जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। यस, ये देखें ना, ये पूरा वेब डिजाइन आपका यहां जाएगा और जब सब कुछ एंड हो जाए तो स्क्रिप्ट का टैग सबसे एंड पे होगा। अच्छा, इससे भी आसान ये है कि आप स्क्रिप्ट यहां ना लिखें, क्योंकि ये एक लाइन है, दो लाइन है, जब जावास्क्रिप्ट भी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी तो फिर एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट मिक्स हो जाएगी, मेसअप हो जाएगा। तो आप क्या कर लें, जैसे हमने वो अपना स्टाइल बनाया था ना, एसेट्स बनाए थे, एसेट्स के अंदर हमने बनाया था सीएसएस, 3 फोल्डर बनाए थे, एक सीएसएस के नाम से, फिर हमने बनाया था एक जेएस के नाम से, पता नहीं जेएस के नाम से नहीं बनाया था अभी, बनाया था। फिर हम एक करेंगे जी इमेजेस के नाम से, और अब हम जेएस की फाइल, इससे पहले कोई फाइल नहीं क्रिएट की थी, खाली फोल्डर रखा हुआ, तो इसके अंदर एक नई फाइल बनाएं और इसको app.js बोलते, कुछ भी बोल सकते हैं, main.js, app.js, script.js, abc.js, xyz.js, तो मैंने इसे app.js कर दिया। फाइल की एक्सटेंशन जो है दैट मस्ट बी .js, क्योंकि जब .css होगी तो वो css की फाइल कंसीडर होगी, .js होगी तो वो js की फाइल कंसीडर होगी, .html होगी तो वो html की फाइल कंसीडर होगी। ये मैंने कर दी। जब ये मैंने कर दिया तो अब मुझे यहाँ ये स्क्रिप्ट टैग लिखने के बजाय यहाँ पे स्क्रिप्ट ही लिखूंगा, लेकिन दिस टाइम मैं इसके साथ सोर्स दूंगा कि यार स्क्रिप्ट में इस टैग के अंदर नहीं लिखूंगा, बल्कि स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट अलग फाइल में लिखूंगा और उस फाइल को यहाँ ऐड करूंगा। तो ऐड करने का तो वही तरीका है, एसेट्स जेएस और app.js, दैट्स इट। और अब जो काम यहाँ लिखा था ना, वो जावास्क्रिप्ट की सारी कोडिंग हम सेपरेट फाइल में लिखेंगे और उस फाइल को हम ऑलरेडी यहाँ बॉटम में इंक्लूड कर चुके हैं, एंड दैट वुड वर्क। लेट अस कंफर्म इफ इट स्टिल इज वर्किंग और नॉट, एंड इट शुड ऑब्वियसली। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बॉटम पे। हालांकि आप इसे हेड पे रखेंगे कोई मसला नहीं होगा, और अभी के लिए मैं अगर हेड पे रख भी दूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस से सारी प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ ना, शुरू से ही आते खराब ना होना आगे हमारी, कि यू वुड स्टिल कीप इट इनटू द फुटर। यस, ठीक। तो हम इस स्क्रिप्ट को हमेशा कहां रखेंगे, बॉटम में रखेंगे। आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट देख लेना जो फेमस वेबसाइट होगी, मिसाल के तौर पे लेट्स सी इफ गूगल हैज यूज्ड एनी स्क्रिप्ट, तो आप अगर इसको देखें तो इसने तो खैर कुछ और ही मारा हुआ है। अगर आप लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट को देखें, उन्होंने जो जावास्क्रिप्ट की फाइलें यूज की होंगी, दे मस्ट बी इन द फुटर। लेट्स सी ये वेबसाइट है और इन्होंने जावास्क्रिप्ट की फाइलें यूज की होंगी इन द फुटर, इन द फुटर। जावास्क्रिप्ट वाले वैसे बादशाह हैं, जो मर्जी करें, इनसे कोई थोड़ी रीज कर सकता है। इन्होंने हेडर में तो नहीं यूज की हुई। ये सीएसएस है और अच्छा, इन्होंने सारा कुछ हेडर में यूज किया, ठीक है। हाँ, इन्होंने ये कहाँ से हेड स्टार्ट होता है हमारा, हेड, इन्होंने हेड के अंदर यूज किया, बट हम हेड के अंदर यूज नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे अगर इसकी रीजन जानना चाहते हैं तो मैं रीजन भी क्विकली बता सकता हूँ, लेकिन रीजन अभी शायद आपको समझ आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। जब आप अपनी वेबसाइट लोड करते हैं ना, तो लोड करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट ऊपर से लोड होना शुरू होती है। मिसाल के तौर पे आपने 4 जावास्क्रिप्ट की फाइल्स लगाई हुई है, 1 2 3 4, तो ये वेब पेज क्या करेगा, लोड करने से पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को लोड करना शुरू कर देगा। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल भी सर्वर पे पड़ी होगी, अब आपको नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट की फाइल कितनी बड़ी है, मे बी सपोज एक फाइल लोड होने में 2 सेकंड लेती है, और आपके पास कितनी फाइलें लगी हुई हैं, 3 जावास्क्रिप्ट की फाइलें लगी हुई हैं, 1 2 3, 6 सेकंड लगेंगे सिर्फ और सिर्फ ये फाइलें। 6 सेकंड के बाद आपका एचटीएमएल की वेबसाइट लोड होना शुरू होगी, क्योंकि 6 सेकंड तो उसने लिए क्या, स्क्रिप्ट फाइल लोड करने के लिए। हालांकि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ स्क्रिप्ट चाहिए कब, जब वेबसाइट सामने नजर तो आए, यानी वो नजर आई नहीं, डिजाइन अपीयर ही नहीं हुआ, पहले वो स्क्रिप्ट लोड करना शुरू कर दिया। एंड पे रखने का मकसद ये है कि पहले सारा सीएसएस लोड कर दे, डिजाइन लोड हो जाए,
ये अंडरस्टूड बात है कि इंटरेक्टिविटी कर ही आप तब सकते हैं जब वेबसाइट लोड हो चुकी होगी फुली। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि डिजाइन फौरन लोड हो जाए, और जब फौरन डिजाइन लोड हो तो एंड पे क्या लोड हो, स्क्रिप्ट लोड हो। तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड भी बढ़ जाती है, और वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी तो ऑब्वियसली आप डिजाइन लोड होने के बाद करते हैं। दैट्स वाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप हेडर की फाइल्स कहां रखते हैं, सॉरी स्क्रिप्ट की फाइल्स कहां रखते हैं, बॉटम पे रखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो प्रेफरेंस है, जैसे मैंने कहा ना, चलेगी कहीं पे भी, हेडर पे रखें, बॉडी के अंदर रखें, ऊपर रखें, नीचे रखें, दरम्यान में रखें, कहीं पे भी चलेगी, बट इट्स प्रेफरेबल टू बूस्ट और ऑप्टिमाइज द स्पीड ऑफ द वेबसाइट। You always need to keep the script file at the footer of the page, HTML पेज। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। हमारा ये अलर्ट भी चल रहा है, प्रॉम्प्ट भी चल रहा है। अच्छा, अब हम लैंग्वेज की कुछ बेसिक्स करेंगे। ये तो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। हम एक या दो क्लासेस में, या प्रोबेबली 3 क्लासेस में, सिर्फ और सिर्फ इसी काली स्क्रीन पे कुछ पढ़ेंगे। हम ग्राफिक्स में के साथ कुछ नहीं करेंगे। हम जब जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स पढ़ लेंगे तो फिर हम एक्चुअली वेब पेज के ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। किसी डिव को डिस्प्ले करना है, किसी को शो करना है, कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना है, कोई स्लाइडर चलाना है, कोई टाइमर चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो हम किसके साथ करेंगे, जावास्क्रिप्ट के साथ करेंगे। लेकिन पहले उसकी बेसिक्स। बेसिक्स के लिए जैसे देखें, जावास्क्रिप्ट में ना, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो दुनिया की, उसमें आपकी जो सबसे ज्यादा प्रोग्रामर की इंटेंशन होती है, क्योंकि जाहिर है कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन से काम करवाने के लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। तो जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन को जुबान के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए इसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो उसकी मेमोरी है। मतलब आप वही कुछ बोलते हैं जो आपकी मेमोरी में होता है। जो आपकी मेमोरी में, अगर कुछ मेमोरी में ही नहीं है तो आप कुछ बोल ही नहीं पाते। तो इसलिए कंप्यूटर के लिए भी वही काम करना पॉसिबल है जो कहाँ पड़ा होता है, इसकी मेमोरी में पड़ा होता है। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज और मेमोरी दोनों आपस में बातचीत करके मैसेज कन्वे करती हैं, किसी से बातचीत कर पाती हैं। मेरी मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे, हम वैसे नॉर्मली ये बच्चों को एग्जांपल हम देते होते हैं कि इंसानी दिमाग में ना न्यूरॉन्स हैं छोटे छोटे, और न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली टू स्टोर द डेटा और कंटेंट। तो हम सपोज करते हैं कि अगर हम लेट सपोज बच्चे को 2 कहते हैं, तो 2 जमा 2 का मतलब वो फौरन 4 नहीं बता पाता, बल्कि वो 4 लाइनें ड्रा करता है, 1 2, फिर 1 2, और फिर चारों को काउंट करके। ये काम कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है, बच्चे की तरह काम करता है। हम लेट सपोज अगर से कहना जी, कंप्यूटर से पूछे 2 2 + 2, तो कंप्यूटर 4 तो करेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या होगा, कंप्यूटर इस 2 को कहीं स्टोर करेगा, फिर इस 2 को कहीं स्टोर करेगा, और फिर दोनों का रिजल्ट कैलकुलेट करके 4 को हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। तो वो स्टोर कहाँ करेगा, बेसिकली वो मेमोरी में करेगा। सो बेसिकली प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो, या इनफैक्ट कोई भी प्रोग्रामर जो होता है, वो डायरेक्टली रैम को कंट्रोल कर रहा होता है। और रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। आई रिपीट, जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं, एक्चुअली वो किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, मेमोरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जब मैं सिर्फ मेमोरी बोलूं तो मेमोरी से मेरी मुराद होती है रैम। और नॉर्मली डायग्रामेटिकली मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन इस तरह की जाती है कि मेन मेमोरी या रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। ईच ब्लॉक इज हैविंग अ फिक्स्ड साइज, एंड ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड विद अ यूनिक मेमोरी एड्रेस। यानी हर ब्लॉक का एक फिक्स साइज होता है, वो 16 बिट्स भी होता है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। 16 बिट मेमोरी आर्किटेक्चर है, 32 बिट मेमोरी आर्किटेक्चर है, 64 बिट मेमोरी आर्किटेक्चर है। क्यों? क्योंकि जितने बिट का एड्रेस होगा, उतनी मेमोरी का साइज बड़ा होगा। उस कैलकुलेशन में अगर जाएं तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, इसलिए उसे यहाँ छेड़ना मुनासिब नहीं है। सीएस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा बेसिकली या। तो हर मेमोरी का एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, यानी इस तरह का एड्रेस होता है हर मेमोरी का। यानी ये है, और फिर ये है, ई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ तक हो सकता है, अगर वो हेक्साडेसिमल पे जाए तो ये बेसिकली 0x का मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल। तो हर ब्लॉक का एक यूनिक मेमोरी एड्रेस है। अब मैंने कहा जी कि हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हमें जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए। हमने अगर इस ब्लॉक में कोई डेटा स्टोर करना है, तो डेटा क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। इन अदर वे, प्रोग्रामिंग का नाम ही दूसरे मानों में कैलकुलेशन है। तो अगर लेट सपोज मैं कहता हूं जी मुझे 2 नंबर्स ऐड करने, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, तो मैं कहूंगा जी कि एक वेरिएबल लूंगा ए, और इसमें 2 असाइन कर दूंगा, एक दूसरा वेरिएबल लूंगा बी,
और उसमें 3 असाइन कर दूंगा और फिर ए और बी दोनों को सम करूंगा और उसका जो रिजल्ट है वो मैं असाइन कर दूंगा सी में। बेसिकली तो ये मैथ का सिंपल सा वो 3 नंबरों को जमा करने वाला कुली है, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि ये जो इक्वल टू है ना, सबसे पहली बात तो ये कि प्रोग्रामिंग में ये इक्वल टू नहीं होता। प्रोग्रामिंग में इस इक्वल टू क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं थोड़ा सा बेसिक जा रहा हूं, लेकिन ये 10-15 मिनट लगेंगे। आई होप कि ग्राउंड बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये है बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथ्स और प्रोग्रामिंग में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वोकैबुलरी के। तो जब भी आप कहीं इक्वल टू देखें, एक दफा इक्वल टू लिखा देखें, तो इसका मतलब इसको इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें 2 वैल्यूज होते हैं, एक को हम कहते हैं आर वैल्यू, एक को हम कहते हैं एल वैल्यू। आर वैल्यू का मतलब नॉर्मल कन्वेंशन में राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल टू के, या अब मैं इक्वल टू नहीं बोलूंगा, सॉरी, मैं मना कर रहा हूं और खुद इक्वल टू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसे आर वैल्यू कहते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं एल वैल्यू। याद रखिएगा, हमेशा आर वैल्यू एल वैल्यू में असाइन होती है। और अगर थोड़ी मैथ्स में है ना इंटरेस्ट थोड़ा बहुत, तो यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, मैथ में एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पे यहां आप कहें जी ए इक्वल्स टू बी, तो मैथ में कहते हैं जी बी इक्वल्स टू ए, ये दोनों एक ही चीज है। मैथ में, ये कंप्यूटर में ये एक चीज नहीं है। वजह उसकी ये है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस में ये कहूं जी कि ए इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो इसका मतलब मैथ में तो ये पॉसिबल है कि सी प्लस डी इक्वल्स टू ए। मैथ में तो ये दोनों बराबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की रूल से। कंप्यूटर में ये गलत है। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर साइंस में एल वैल्यू में कभी भी एक्सप्रेशन नहीं आ सकता। तो अगर टेक्निकल मानों में जाएं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर टेक्निकल मानों में नहीं जाना चाहते तो सिंपल ये कहें कि एल वैल्यू में कभी भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। एल वैल्यू में हमेशा कोई ना कोई क्या होगा, वेरिएबल होगा। बहरहाल खैर, वेरिएबल का भी आपको नहीं पता, मैं जस्ट क्लियर करता हूं। प्रोग्रामिंग वालों को तो पता होगा, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग से नहीं है तो ये मैंने कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ए हैज बीन असाइंड अ वैल्यू ऑफ 2, ये 2 इज बीइंग असाइंड टू ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेमोरी एड्रेसेस है ना, बेसिकली मैं 2 को क्या करना चाहता हूं, मेमोरी में स्टोर करना चाहता हूं। ठीक, तो इस मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर करने का तरीका सिर्फ एक ही है, और वो है थ्रू वेरिएबल्स। अगर मैं इस 2 को किसी तरह यहां पर मेमोरी में जाके स्टोर कर दूं, तो मुझे स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होगा, उसका एड्रेस। क्या आपको हेक्साडेसिमल एड्रेस याद हो सकता है? 1 याद हो सकता है, 2 याद हो सकते हैं, 6 याद हो सकते हैं, इतने ज्यादा एड्रेसेस तो याद ही नहीं हो सकते। एक्चुअली ये एड्रेस बाइनरी में होता है, रिप्रेजेंट हेक्सा में होता है, क्योंकि हेक्सा को पढ़ना रीडेबल। अगर 16 बिट का मेमोरी एड्रेस हो, किसी को याद हो सकता है 11100011011011011101? इज इट पॉसिबल टू मेमोराइज द एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस? नो। तो इसका मतलब ये है कि ये एड्रेसेस को मेमोराइज करना मुश्किल है, इसलिए हर मेमोरी को या मेमोरी के ब्लॉक को आप खुद से एक यूनिक नेम दे सकते हैं, ताकि उसको रीडेबिलिटी आसान हो, उसको एक्सेस करना आसान हो, और उसमें वैल्यू असाइन करना आसान हो। तो ये जो ए मैंने यहां लिखा है ना, अगर आप प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये लिखेंगे लेट ए, तो इस लेट ए का मतलब ये है कि आप मेमोरी में गए, आपने एक खाली ब्लॉक उठाया और उसको एक नाम दे दिया विच इज ए, एंड इट इज नॉट नेसेसरीली बी ए, इट कैन बी एनी नेम ऑफ योर चॉइस। तो यहां ये जो ए है, इसका मतलब है कि वी हैव occupied or we have reserved a location in a memory and we have given it a custom name. अच्छा, नेम क्यों दिया? नेम ना भी दे तो मेमोरी एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, बट नेम इसलिए दिया कि इट्स इजी टू मेमोराइज, इट्स इजी टू रिमेंबर, इट्स इजी टू रीयूज लेटर ऑन व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस इट। तो सर, इस सारी कहानी को मैं मिटाता हूं और मैं आपको वापस आके एक बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट से इसको समझाता हूं। अब यहां पे आ जाए। तो मैंने कहा जी कि अब सर ए क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है? मैथ वाला वेरिएबल नहीं है ये। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। सादा सी डेफिनेशन, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी एक मेमोरी लोकेशन है रैम में, और उस लोकेशन को हमने क्या दे दिया, एक नाम।
वो नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ए दे दिया मिसाल के तौर पे, तो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। और व्हाट वी कैन डू विद दैट मेमोरी लोकेशन, वी कैन प्लेस डेटा ओवर देयर। तो अगर मैंने a इक्वल्स टू 2 लिखा, तो मैंने इसे कहा था ये इक्वल्स टू तो नहीं पढ़ेंगे आप, बल्कि क्या पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो 2 इज बीइंग असाइंड टू a, तो इसका मतलब ये कि ये जो 2 है दैट हैज गॉन स्ट्रेट इनटू द मेमोरी ब्लॉक व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द नेम a। तो ये मतलब है सर, जब भी कहीं जावास्क्रिप्ट में आप ये लिखा हुआ देखेंगे ना, लेट a इक्वल्स टू 2 या कोई भी नंबर, तो इसका मतलब है कि मेमोरी में एक ब्लॉक है जिसका नाम a है। ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन यही काम हो रहा है। ये किसी भी लैंग्वेज में जाए यही काम हो रहा है। सी प्लस प्लस में जाए इंट a इक्वल्स टू 10 लिखें, मतलब यही है। वहां इंट वो स्ट्रांगली टाइप्ड है, इसलिए इंट लिखने की जरूरत पड़ती है। यहाँ इंट शेंट फ्लोट और डबल और लॉन्ग डबल और वो चीज लिखने की जरूरत है। आप जावा में जाए सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप पाइथन में जाए सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये बिहाइंड द सीन यही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका फायदा यही होगा कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मेमोरी का क्लियर होगा, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बिहाइंड द सीन यही चल रहा होता है। इसी तरह अब मैंने दोबारा दूसरी लाइन में लिखा जी लेट बी इक्वल्स टू 3। तो बी का मतलब ये है कि मैंने मेमोरी में जाके एक नया ब्लॉक रिजर्व किया और ये जो 3 है ये उसमें जाके असाइन हो गया। सर क्लियर? अब जब ये लिखा ना मैंने a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब ये है कि ये ढूंढेगा यार a कहीं है, कहां ढूंढेगा, जाहिर है एक स्टोरेज एक ही है मेमोरी, तो ये ढूंढेगा a है कहीं पे, हाँ जी उसे a मिल गया। वो a को पकड़ेगा, बेसिकली a को पकड़ने का मतलब उसके अंदर वैल्यू को पकड़ेगा, फिर ये ढूंढेगा अच्छा b कहीं है, वो ढूंढेगा पूरी मेमोरी ब्लॉक्स में, हाँ जी b भी है, बिल्कुल ठीक है कोई बात नहीं। और अब कहेगा जी a में पड़ा हुआ 2, b में पड़ा हुआ 3, दोनों को ऐड करो। जी जी ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करके फिर क्या किस में असाइन करेगा, सी में। सी में असाइन करने मतलब क्या है कि सी एक तीसरा ब्लॉक रिजर्व करेगा और उसमें जाके दोनों का सम स्टोर कर देगा, दैट बिकम्स 5। ये बिहाइंड द सीन्स है। अगर ये समझ आ गया तो कैन आई रेज दिस। तो अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट में आऊं और यहां पे सिर्फ लेट लिखूं a इक्वल्स टू 10, तो आपने खुद ब खुद समझ जाना है कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली लेट a का मतलब क्या है, सिर्फ लेट a का मतलब, अगर मैं सिर्फ यह ना लिखूं तो a का मतलब है वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। यानी ये एक ऐसी लोकेशन है, ये इसे कह लें डाटा कंटेनर, एक छोटा सा बर्तन है जिसमें आप क्या रख रहे हैं, डेटा रख रहे हैं। तो अगर सिर्फ लेट ए लिखा हो तो इसका मतलब है मेमोरी में जाके एक ब्लॉक रिजर्व हो गया। जैसे ये कुर्सी है ना, तो कोई बंदा आगे इस कुर्सी पे टैग लगा दे ए का, इसका मतलब है इस कुर्सी पे कोई और नहीं बैठ सकता, सिर्फ ए ही आगे बैठेगा। तो लेट ए लिखा हो तो इसका मतलब है मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो गया, अभी उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ रिजर्व हो गया। अगर मैं साथ इक्वल्स टू डाल के ये भी लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि उस ब्लॉक के अंदर डाटा भी पड़ा हुआ है, और क्या पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है। अब मैं दोबारा लिखता हूं जी, लेट बी इक्वल्स टू 30। आई होप यू अंडरस्टूड। मेमोरी में एक दूसरा ब्लॉक रिजर्व हुआ और उस ब्लॉक में जाके क्या पहुंच गया, 30। और मैंने लिखा जी लेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये ऐसा नहीं हो सकता लेट बी ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, मैंने कहा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है जी, सी, और सी में क्या पड़ा होगा, ए और बी का सम। ज्यादा मैं मुश्किल तो नहीं कर रहा चीजों को, सब ठीक है ना। अब मैंने कहा जी कि ये अलर्ट एक मशीन है, इस अलर्ट में मैं सी कर दूं अगर, तो ये अलर्ट क्या करेगा, बेसिकली ये सी को डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा। अब ये ऊपर ढूंढेगा कहीं सी है, उसने कहा जी हाँ है, तो फिर ढूंढेगा अच्छा सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वो राइट साइड पे ए प्लस बी की कैलकुलेशन पड़ी हुई है। तो ये अलर्ट सी को मेमोरी से उठाए, क्योंकि सी में पड़ा हुआ कंटेंट एक्चुअली तो कहां पे है, मेमोरी में है ना, तो ये मेमोरी से सी को उठा के स्क्रीन पे ले आएगा। अगर आपको ये फिलॉसफी समझ आ गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहली दफा मेमोरी को होल्ड किया है, कंट्रोल किया है। वेरिएबल में डाटा असाइन करना और वेरिएबल से डाटा फेच करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना, मतलब आपने मेमोरी को मैनिपुलेट किया। बीइंग अ प्रोग्रामर का सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, उसने मेमोरी को कंट्रोल करना होता है। सर आपने डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स पढ़े भी होंगे, पढ़ाए भी होंगे। डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किस चीज पे होता है, हाउ टू
ऑप्टिमाइज द मेमोरी। आपने मिसाल के तौर पे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जी, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, अरे डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, डबल एंडेड क्यू, सर्कुलर क्यू, बेशुमार किस्म के। उन सब के सब डेटा स्ट्रक्चर का प्राइमरी पर्पस क्या है? हाउ टू यूज द मेमोरी एफिशिएंटली। और ये पहला तरीका है मेमोरी को यूटिलाइज करने का, थ्रू वेरिएबल। फिर हम ऑब्जेक्ट भी करते हैं, डायनामिक डेटा भी पढ़ते हैं, फिर हम हीप भी पढ़ते हैं, स्टैक भी पढ़ते हैं। ये जितने भी डेटा हैं सारों का ताल्लुक किसके साथ है? मेमोरी में डेटा को ऑप्टिमली ऑर्गेनाइज करने का। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव इंटरेक्टेड विद द मेमोरी, रैम जिसे बोलते हैं, जिसका नाम ही हम सुनते चले हैं। तो जी, आप रैम में डेटा सेव भी कर रहे हैं और रैम से डेटा वापस लाके स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी सिंटैक्स हो, सिंटैक्स डिफरेंट हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है पीछे। तो दैट्स इट। अब हमने आगे चलना है थोड़ा सा, और अलर्ट को आपने अभी तक अलर्ट की दो पॉसिबिलिटीज देख ली हैं। एक तो आप वेरिएबल को समझ गए। वेरिएबल इज नथिंग, इट्स अ डेटा कंटेनर। whenever you want to save some data, you have to declare a variable and you have to assign a data to that particular variable. ये मैं इससे भी नीचे नहीं गया, हालांकि मैं जा सकता था। आई होप के ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी काफी सारे फेमिलियर हैं आप लोगों से, तो मैं इसलिए यहां से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं इससे भी नीचे जाऊं ना तो बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल आ जाएगी। दो कि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आई कैन एक्सप्लेन इट इन फैक्ट मच मोर डिटेल। ये जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि इसमें मेरा सी आया था, वाइट सब्जेक्ट है जो, तो यानी सबसे नालायक था इस सब्जेक्ट में। फिर मुझे क्यूरियोसिटी थी यार इसमें क्या चीज है कि समझ नहीं आती है। तो चलें जी, इसको मैं रेज कर दूं, बल्कि रेज नहीं करता, कमेंट करता हूं। अब आपने देख लीजिए, अलर्ट को हमने दो डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल किया है सर। एक अलर्ट को मैंने इस्तेमाल किया डबल कोट्स में, मैंने कोई भी ये लिख दिया मैसेज हेलो, उसने मुझे एज इट इज हेलो लिख दिया। तो आप याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कैरेक्टर स्ट्रिंग, बड़ा कॉमन है। और कैरेक्टर क्या कहलाता है? यानी अगर आप कोई भी एक अल्फाबेट लिख दें, कोई भी एक नंबर लिख दें अकेला, तो ये बेसिकली एक कैरेक्टर कहलाता है। यानी मैंने ए लिखा तो ए इज अ कैरेक्टर, 3 लिखा, 3 इज अ नंबर, बट इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। अगर मैं लेट सपोज इसे बजाय सिंपल सादा लिखने के मैं इसे सिंगल या डबल कोट में लिख देता हूं, नाउ ए इज अ कैरेक्टर, 3 इज अ कैरेक्टर, ठीक। और अब इसे कैरेक्टर कहने से ज्यादा मुनासिब होगा कि हम इसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहें। यानी एनी अल्फाबेट, एनी डिजिट, एनी स्पेशल सिंबल enclosed in a single or a double quote is called as a character constant. That's a very simple, ये आम जुबान के अल्फाज है। अच्छा, अगर मैं इसे कैरेक्टर कहूं, इसका एक और नाम भी कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली? पहले जरा स्ट्रिंग को समझ लें, फिर हम इसको कहेंगे ये एक क्यों स्ट्रिंग है। अगर मैं इसे एक ही जगह मैं लिख दूं यहां पे YASIR, तो ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 और 5। वैसे तो आप कह सकते हैं ये सिंगल कोड भी कैरेक्टर है, तो उस केस में 6 हो सकते हैं, बट यहाँ सिंगल कोड का एक स्पेशल मकसद है। तो ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। तो इन 5 कैरेक्टर्स को कंबाइन करें तो ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर बन गई है। यानी आप इसे कहेंगे कि दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कह लें, मेक्स अ स्ट्रिंग। तो प्रोग्रामिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। और अगर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आर इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोड और अ डबल कोड, इट बिकम्स अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये भी प्रोग्रामिंग की मुझे बताइएगा अगर मतलब कोई मुश्किल हुई तो। मैं वैसे थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ इस काम में क्योंकि ये बेसिक्स है थोड़ी सी। तो ये बेसिकली क्या होगी? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये क्या है? मैंने इसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहा, लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर कहें तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भी है ना। अच्छा, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्यों है जरा देख लें। इधर 5 कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में, तो मैं कहूंगा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 5। जितने कैरेक्टर्स होंगे वो स्ट्रिंग की लेंथ होगी। और अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग कंसीडर करूं तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? 1। तो इस केस में ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहला सकता है और कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहला सकता है। यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट में अगर एक ही कैरेक्टर हो तो आप उसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहें या स्ट्रिंग कांस्टेंट कहें, एक ही बात है। स्ट्रिंग लेंथ भी आ गई समझ में, स्ट्रिंग भी आ गई समझ में, और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आ गया समझ में। अगर कहीं भी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग सिंगल या डबल कोट्स में होगी तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग बगैर कोट्स की होगी, मिसाल के तौर पे ये होगी जी टेस्ट 1,
अब ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, बट इट इज नॉट इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोड और अ डबल कोड, दिस बिकम्स अ वेरिएबल। इसको फिर हम क्या ट्रीट करेंगे? वेरिएबल। और वेरिएबल का अभी आपको बताया कि उसके अंदर हम क्या प्लेस कर सकते हैं? डेटा। वेरिएबल इज अ डेटा कंटेनर। तो व्हेन स्ट्रिंग इज इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट और अ डबल कोट, एक बैकटिक भी है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, दैट इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। व्हेन स्ट्रिंग इज नॉट इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट और अ डबल कोट, दैट इज अ वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब डेटा कंटेनर, वी कैन प्लेस अ डेटा इनसाइड इट फॉर द लेटर यूज। ये बात समझ आ गई सर? अब अगर अलर्ट पे वापस आए ना, तो आपको समझ आएगी कि अलर्ट में अगर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट एज इट इज, जैसे है वैसे ही स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। ठीक। और अगर इसको आप कुछ भी लिख दें, हेलो टेस्ट, दोबारा जाएं, इसको रिफ्रेश करें, हेलो टेस्ट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट नेवर चेंजेस इट्स वैल्यू, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं टेस्ट, तो अब मुझे बताएं क्या आएगा, क्या आना चाहिए? सर को पता है, इसलिए सर ने राइट गेस किया अनडिवाइडेड में। ये क्या आएगा? कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब कुछ नहीं आ रहा तो चले, ये भी अच्छा हो गया, हालांकि ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ नहीं आ रहा तो अब इसका रीजन। अब जब ऐसा सिनेरियो हो कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू या रिजल्ट ना मिले, तो ये एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट बड़े शरीफ हैं, ये एरर शेरर ब्रेक श्रेक कुछ नहीं करते ये एटलीस्ट एरर, जावास्क्रिप्ट की एक चीज एडमिट करनी पड़ेगी कि यहाँ एरर की डिटेक्शन थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन जब आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना आ रहा हो तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं, और जैसे हम आज से पहले एलिमेंट में इंस्पेक्ट करते थे ना, जावास्क्रिप्ट की इंस्पेक्शन होती है कंसोल में। जावास्क्रिप्ट की इंस्पेक्शन कहां होती है? वही एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल कंसोल है। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी एरर्स आएंगे वो आपको कंसोल में दिखेंगे। अब अगर यहां पे देखें तो अनकाट रेफरेंस एरर, ये तो उसका पर्टिकुलर एरर कोड है। आपको असल एरर की डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगी? क्या कह रहा है? टेस्ट इज नॉट डिफाइंड एट app.js फाइल का नाम, और ये लाइन का नाम 14 नंबर लाइन के 7 नंबर कॉलम में जो टेस्ट आपने लिखा है वो डिफाइन ही नहीं किया आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि अलर्ट का क्या काम है वैसे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रैम में जाना और रैम में जाके क्या ढूंढेगा? टेस्ट नाम का वेरिएबल ढूंढेगा। जब टेस्ट नाम का वेरिएबल ढूंढेगा तो टेस्ट नाम का वेरिएबल ऊपर है कहीं? वो कहेगा भाईजान आपने टेस्ट नाम का तो वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, मैं कहां से, मुझे मिल ही नहीं रहा है रैम में। तो वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं हम, आपको पता ही है अभी, लेट के साथ। ठीक। अच्छा, मैंने सेमीकोलन दिया। जावास्क्रिप्ट में जब भी एक लाइन कंप्लीट होती है ना तो उसके बाद सेमीकोलन आता है, दैट्स द कन्वेंशन। और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आप सेमीकोलन के बगैर भी लिखेंगे ये चल जाएगा, लेकिन सेमीकोलन पड़ा हो तो उसका मतलब यहाँ एक लाइन की टर्मिनेशन हो रही है। ठीक है। तो अब अगर मैं जाके रिफ्रेश करूंगा, अब उसने मुझे क्या दिया? अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड का मतलब ये है, अब जो अनडिफाइंड आउटपुट में आए कि उसे मेमोरी में वेरिएबल तो मिल गया लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं पड़ी हुई, उसके अंदर वैल्यू नहीं पड़ी हुई। तो मैं अगर यहां पे लिख दूं इक्वल्स टू 90, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 90 असाइन कर दिया, और अलर्ट क्या कर रहा है? उसी 90 जो मेमोरी में पड़ा है उसे उठा के स्क्रीन पे लाने की कोशिश कर रहा है, एंड इट गॉट इट। नहीं, यहाँ होती है, ये वो ऑटो गार्बेज कलेक्शन वगैरह वो सारा कुछ प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ उस तरह से एक्सप्लिसिट हम नहीं करते, जावास्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ बेसिकली 3 चीजें की जाती हैं, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, लेट, वॉर और कॉन्स्ट। हम वॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज नहीं करते क्योंकि वो प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक मेमोरी ऑक्यूपाई किए रखता है। तो हम बेसिकली स्कोप्ड वेरिएबल यूज करते हैं ताकि जो ही उस पर्टिकुलर फंक्शन, उस ब्लॉक का स्कोप खत्म हो जाए तो वो वेरिएबल टर्मिनेट हो जाए मेमोरी से, वो जगह रिलीज कर दे। गार्बेज कलेक्टर का मकसद बेसिकली यही होता है ना कि अनयूटिलाइज्ड मेमोरी को रिलीज करवाए। मैंने कहा ना कि ये जो लैंग्वेज है ना, गार्बेज कलेक्टर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, वो लैंग्वेज पूरे एक सोच समझ के पूरी प्लानिंग के तहत लिखी गई। जावास्क्रिप्ट 10 दिनों में लिखी गई थी और शुरू-शुरू में मजाक उड़ाया जा रहा था इसका। ये बाद में इवॉल्व होके इसने सारे फीचर्स ऐड किए। तो इसलिए इसके पीछे इतनी बड़ी फिलॉसफी उस वक्त थी नहीं कि ये इतने काम भी करेगी बड़े-बड़े। तो अब तो जावास्क्रिप्ट खैर नोड के बाद बहुत ऊपर आ गई है। बहरहाल, यहाँ तक क्लियर हो गया सर? तो मेमोरी के हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं और ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब
हमने अभी तक जो डाटा जिसके साथ डील किया ना वो सिर्फ न्यूमेरिक डाटा था। ये डाटा स्ट्रिंग भी हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये देता हूँ जी, तो अब मैं एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को असाइन कर रहा हूँ किसमें? एक वेरिएबल में। अब अगर मैं ये जाऊँगा, चूँकि ये जो मैंने लिखा यासिर स्ट्रिंग कांस्टेंट ये एज़ इट इज़ असाइन हो गया किसमें? टेस्ट में, और टेस्ट कहाँ पे आ गया? स्क्रीन पे अपीयर हो गया। ये बात भी क्लियर होगी सर? अगर ये क्लियर हो गई है, तो मैं थोड़ा-सा एक टच देता हूँ ताकि हम थोड़ा-सा कोई मीनिंगफुल काम भी कर लें। अगर 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 मैं ये कर दूँ लेट num इक्वल्स टू 90 और मैं कहूँ num प्लस टेस्ट, क्या ये मुमकिन है? मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट में क्या पड़ा हुआ है? एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, और num में क्या पड़ा हुआ है? एक न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्या स्ट्रिंग और नंबर ऐड हो सकते हैं? हाँ, नहीं ऐड हो सकते, ठीक है? इट्स नॉट नेवर पॉसिबल। तो ये क्या करेगा? नहीं, नहीं, वो मैंने यहाँ टेस्ट ही किया हुआ ना, ये वाला टेस्ट। यहाँ पे करना है, ये दोनों ऐड होके रिजल्ट किसमें स्टोर करेंगे? R में, एंड देन आई विल शो R। तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ऐड नहीं हो सकते तो दोनों क्या हो गए? कॉन्कैटिनेट हो गए। दैट्स वेरी सिंपल। अब बताना एक और चीज मकसूद है। अब ये है जी 8। ये 8 क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट कह लें आप इसको। अब कैरेक्टर ना कहें क्योंकि नॉर्मली सी और बाकी लैंग्वेजेस में ना 4 नाम की अलग डेटा टाइप है, तो इसलिए कैरेक्टर वहां कंसीडर किया जाता है। यहाँ आप स्ट्रिंग ही समझे, आप कहें स्ट्रिंग विद अ लेंथ 1। समझ आ गई बात? हालांकि कैरेक्टर कह सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि स्ट्रांगली टाइप्ड नहीं है, तो यहाँ एज सच इट मेक्स नो डिफरेंस। टेस्ट स्टिल स्ट्रिंग है, और ये क्या है? 90 नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो इट्स 90 और 8। इसका मतलब अभी भी ये ऐड नहीं हुए या ऐड हुए, अभी नहीं पता लग रहा। नहीं है, अगर ऐड होते तो क्या होता? 98। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग और नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब अगर और नहीं होंगे ऐड तो क्या हो जाएगा? कॉन्केटिनेट होगा। अगर मैं इनमें माइनस कर दूं, नम माइनस टेस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ एक बहुत एक काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है नॉर्मली। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? नॉर्मली स्ट्रिंग, ये हुआ क्या? नम विच इज 90 माइनस टेस्ट विच इज 8। इसने स्ट्रिंग को नंबर से माइनस कर दिया। अब प्लस पॉसिबल नहीं रहा तो माइनस कैसे पॉसिबल हुआ? दैट्स द बिग क्वेश्चन। इस फीचर को हम कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में एक टर्म है, याद रख लें वैसे, कोएरियन। कोएरियन क्या होता है? बेसिकली ऑटोमेटिक कन्वर्जन। आपने टाइप कास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं कास्टिंग, या टाइप कास्टिंग, या जावास्क्रिप्ट में सिंपली कन्वर्जन कहते हैं। और एक होती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अगर आप किसी इंटीजर में फ्लोट नंबर को सेव करें, हो जाएगा? सर, प्रोग्रामिंग जिन्होंने पढ़ाई हुई है उनके लिए इम्तिहान है। किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में मतलब नहीं होगा ना, वो उसको कट कर देगा। लेकिन अगर किसी फ्लोट वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू सेव करें तो वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है। और अगर आपने किसी इंट वेरिएबल में फ्लोट को सेव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट करनी पड़ेगी। खैर, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे क्योंकि सर मेरे ख्याल में थोड़े से प्रोग्रामिंग से डायरेक्टली इन टच नहीं है। बहरहाल, कोएर्जन का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, कि जब इसको लगा बीच में ऑपरेटर माइनस है, इसको पता था कि 8 स्ट्रिंग है, लेकिन इसने 8 को ऑटोमेटिकली इस माइनस की वजह से क्या कर लिया? कोएर्जन कर ली। कोएर्जन का मतलब है ऑटोमेटिक कन्वर्जन। समझ आ गई बात? अच्छा, अब जरा, एक है कोएर्जन और एक है कन्वर्जन। पढ़ाना कन्वर्जन चाह रहा था, आ गया बीच में टॉपिक कोएर्जन का, तो चले खैर। अब जरा गौर से देखिएगा सर, मैं चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट अगर दें प्लीज।
तो अब प्लस के केस में भी हमें यही बिहेवियर चाहिए कि हम वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि डबल कोट्स हटा दो ऐड हो जाएगा, लेकिन हम शरारत करना चाह रहे हैं, बेसिकली कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं, ये तो हमें पता है। तो इस केस के लिए इसका मतलब है मसला किसमें, सॉरी इस केस में नहीं, इस केस में, बल्कि मैं यूं करता हूं कि यहां लिख देता हूं कि ये क्या हो रहा है बेसिकली, कोरियन, और इसको मैं, अब इसको मैं कमेंट कर देता हूं बिकॉज आई हैव मेड इट क्लियर। यस, अब अगर मैं इसको लिख दूं तो इसका मतलब है कि अब क्या होगी, कॉन्केटिनेशन होगी, एंड दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस टेस्ट को स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दूं किसमें, नंबर में। ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्सिंग भी कह सकते हैं, कन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इस टेस्ट को कट करूंगा और यहां पे लिखूंगा NUMBER, नंबर, और फिर ये। ठीक है सर, मैंने क्या कहा था, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, इट टेक्स एन इनपुट एंड इट गिव्स यू रिफाइंड आउटपुट। तो ये नंबर क्या है, बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन, और इस फंक्शन में मैं क्या पास कर रहा हूं, स्ट्रिंग, ये मुझे क्या बना के देगा, नंबर। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मैं वापस जाऊं और यहां पे जाऊं, आई डू हैव 98, ये जो मैंने इस लाइन में इस टेस्ट के साथ किया है ना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन या कास्टिंग या पार्सिंग, तीन चार नाम है। और बेसिकली पार्सिंग का, कास्टिंग नाम से जाहिर है जात चेंज कर देना। नंबर की अपनी जात कौन थी, क्या 8 की जात क्या थी, स्ट्रिंग, टेस्ट की बेसिकली, और मैंने इसे स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर में, और फिर ऐड किया नम के साथ दिस टाइम। तो ये जो है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्जन कह दें, मैं ज्यादा नाम इसलिए यूज नहीं करना चाहता आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी आप सुनेंगे जी कन्वर्जन, कभी कभी मेरे मुंह से निकलेगा कास्टिंग, कभी कभी निकलेगा पार्सिंग। उसकी वजह है कि मैंने 5-6 लैंग्वेजेस के साथ काम किया है। अब किसी लैंग्वेज में एक नाम है, किसी लैंग्वेज में दूसरा नाम है, किसी लैंग्वेज में तीसरा नाम है। कन्वर्जन कह लें भाई, कन्वर्जन इज अ कॉमन वन जो सब लैंग्वेजेस में एक्सेप्टेबल है। ये बात समझ आ गई है सर। अब जरा इससे भी अगली चीज बताता हूँ। ये मैंने एक काइंड ऑफ मिनी कैलकुलेटर बनाया विच ऑलवेज गिव मी आंसर 98। अब मैंने आपको अभी एक पढ़ाया थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। तो मैंने क्या कहा था, प्रॉम्प्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। आप इस प्रॉम्प्ट में लिखें जी, एंटर अ नंबर। अब अगर मैं इन सारी लाइनों को हटा दूं क्योंकि रिकॉर्डिंग में मौजूद है, और इसको भी हटा दूं, तो मैं जाऊंगा तो ये मुझे कहेगा जी नंबर, मैंने नंबर एंटर किया, ओके किया, वो नंबर कहां गया कोई पता नहीं। प्रॉम्प्ट का इतना ही काम है, इट टेक्स एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब मुझे वो नंबर लेके सेव भी करना है, तो मैं क्या कहूंगा यार, प्रॉम्प्ट से नंबर लो और उसे कहां सेव कर दो, एक वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, नंबर। अब ये क्या करेगा, सिर्फ यूजर से नंबर लेके मुझे देगा, मैंने उसे उठा के कहां भेज दिया, मेमोरी में भेज दिया। मेक सेंस। यही लाइन में दूसरी दफा लिखता हूं, मैं कहता हूं जी इंटर अनदर नंबर, और इसको सेव कहां कर देता हूं जाके, num2 में। num1 और num2 मेमोरी में दो वेरिएबल्स है। फिर मैं क्या कहूंगा, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। मेक सेंस। और फिर मैं कहूंगा जी अलर्ट रिजल्ट। और अब अगर मैं यहां पे जाऊं, मैं नंबर एंटर करूंगा 56, दोबारा एंटर करूंगा 56, एंड इट विल गिव मी 56 56। अब आपको पता लग गया क्या हुआ पीछे, कि प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ट्रीट होगी। हालांकि मैंने 56 और 56 अपनी तरफ से नंबर दिए हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि उसमें जो भी इनपुट देंगे वो उसको डिफॉल्ट क्या कंसिडर करेगा, स्ट्रिंग। तो अब आपको ये भी पता है कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, पता है ना सर, कन्वर्जन करूंगा। और कन्वर्जन कैसे करूंगा, नंबर, यानी इस num2 को किस में कन्वर्ट कर दो, नंबर में, और num1 को भी किस में कन्वर्ट कर दो, नंबर में। दोनों को कन्वर्ट करके फिर ऐड करो ताकि कंकैटिनेशन ना हो बल्कि एडिशन हो। नाउ कंग्रेचुलेशंस, यू हैव मेड योर फर्स्ट काइंड ऑफ बेसिक डायनामिक कैलकुलेटर।
हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। यानी अब आप यहाँ पे देखेंगे तो prompt is just responsible to take an input from the user। यानी मिसाल के तौर पे देखें, ये जो काम है ना, ये काम prompt ने ये वैल्यू ले ली, बस इसका काम खत्म। अब हमने वेरिएबल में इसलिए असाइन किया कि यार हमने वेरिएबल ली है तो हमने ये वैल्यू जो यूजर से ली है इसको कहां भेजना है, मेमोरी में भेजना है। तो उसके लिए ये काम किया लेट नम, क्योंकि दिस विल गिव यू द नंबर विच इज एंटर्ड बाय द यूजर, दैट्स इट, बस फिनिश, खलास, इसके बाद कुछ नहीं करेगा। तो मैंने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल इसलिए दिया कि यार मैं ये वैल्यू लूज नहीं करना चाहता, मैं ये वैल्यू कहीं जाके सेव करना चाहता, ट्रीट एज अ स्ट्रिंग करता, एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट ना करें। तो अब आप ये 56 लिखा, आप कुछ भी लिख दें, 23 लिखा, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। ये जो हो रहा है ना, नंबर नंबर, ये कन्वर्जन हो रही है। और अगर ये ऑटोमेटिक हो जाती तो वो कोएर्जन होती, जो माइनस के केस में हुई थी। अब सर ने कहा जी कि हम इससे रिजल्ट, तो अगर मैं यहां लिख दूं, सर आप ही बताएं, रिजल्ट के साथ लिख दूं दी आंसर इज, तो ये कर दूं, सॉरी ये कर दूं, तो स्ट्रिंग प्लस नंबर, क्योंकि रिजल्ट नंबर के केस में आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्केटिनेट। तो कॉन्केटिनेशन के केस में दिस दिस द आंसर इज 79। इट्स अ वेरी सिंपल, आई नो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एप्लीकेशन, लेकिन एटलीस्ट हमें जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक फाउंडेशंस है ना, उनका अंदाजा हो चुका है। एंड दैट्स फॉर श्योर इज समथिंग व्हिच इज अच्छा। अगर आप इसको कहते हैं जी कि नहीं, आपको अलर्ट में नहीं लिखवाना, आपको लिखवाना है डॉक्यूमेंट के अंदर, इधर रिजल्ट को पेज के अंदर ही, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली अलर्ट की जगह एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और एग्जैक्टली वही काम रिजल्ट इधर लिख सकते हैं कि मैंने कहा जी 56 या 576 जो भी है, 65 और 630 रिजल्ट यहाँ पे आ गया। क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको पता है क्या होता है, नहीं आपको नहीं पता क्या होता है, बल कोई बात नहीं, नहीं पता तो पता लग जाएगा आस्ता आस्ता। अभी आप इसे अलर्ट में ही रखें, आप जिधर मर्जी इसे लिखना चाहें। आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट आप इधर भी ना लिखवाएं, आप इधर कंसोल पे लिखवाना चाहें, यहाँ पे, तो फिर आप लिखेंगे जी कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, एंड इट ऑल द वे गोज इनटू द कंसोल। टेस्टिंग के लिए अक्सर हम कोई चीज, कोई फीचर लिखते हुए ना बहुत ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग के लिए कंसोल का टूल इस्तेमाल होता है, कहीं एरर तो नहीं आया, अगर एरर आया तो यहाँ तक ठीक चल रहा है, यहाँ से आगे एरर आ रहा है, इससे पीछे एरर आ रहा है, वगैरह वगैरह, वेरीफाई करने के लिए कि हमारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फ्लो तक। आपके कोड में मिसाल के तौर पे 10,000 लाइंस है, पूरी 10,000 लाइंस को बैक वक्त चला नहीं सकते, अब बार बार जगह जगह कंसोल लगा के चेक करेंगे कि एरर कहाँ पे है, डिटेक्ट करेंगे, यहाँ तक ठीक चल रहा है, 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 तो वो लॉग्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। ठीक है जी। I know it was a basic class, but still, in fact, I believe you might have gotten something new. इतना काफी है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर डाइजेस्ट करना। और आप यकीन माने 2 क्लासेस के बाद तीसरी में जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर रहे होंगे तो आपको मजा आएगा, बिकॉज आप इन्हीं क्लिक बिहेवियर्स को कस्टमाइज कर रहे होंगे कि क्लिक पे आपकी मर्जी का काम हो जाए, कोई ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए, कोई स्लाइडर चल जाए, कोई टाइमर चल जाए, कोई कुछ चल जाए, कुछ चल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये जावास्क्रिप्ट भी हम वन एक क्वार्टर करेंगे, मतलब एक क्वार्टर भी नहीं, 10% भी नहीं करेंगे हम, कि जावास्क्रिप्ट इतना बड़ा समंदर है सर कि मतलब इसका ये है कि आप जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं होने वाली चीज। नहीं मैं तो लंबा